पिछले 2 क्लास में हमने सेट थ्योरी और फिजिक्स में लाइट चैप्टर के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। केमिस्ट्री में वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम प्रयास करेंगे बहुत आसानी से आप लोग जान जाए। इसी कड़ी में आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने क्लास में खल्ली को देखा होगा, चौक को देखा होगा। चौक का ये स्ट्रक्चर है। ये वास्तव में जो है ये छोटे छोटे डस्ट या छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण को मिलाने से ये चौक बना है। ये चौक बना, छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से, छोटे छोटे कणों के मिलने से ये चौक बनाया है। इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया में वस्तु है तो वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना है। क्योंकि हम आज एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एटम के बारे में ये देखेंगे कि वो भी किसी कण से मिलकर बने हैं कि नहीं बने हैं। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी एटम हैं, जितने भी परमाणु हैं, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन and neutron. Electrons made by 3 fundamental particles called electron, proton and neutron. अब हम ये जानेंगे कि ये किसी भी एटम में किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, इनका क्या रोल रहता है। मान लिया कि कोई एटम है जिसको हम इस रूप में हम देखें, माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। इसके बीच में ये चीज़ हम देखेंगे, ये ऐसा है। इसी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इसी न्यूक्लियाई में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेप में ये घूमते रहते हैं। अब हमने देखा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियन में रहते हैं, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियन केंद्रक में रहते हैं और इसके केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक हो गया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये एक तरह से जेल में कैद हैं, ये कहीं भी मूव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मूव करते हैं। जब भी मूव करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी सूरत में मूव नहीं करेगा। वो एक जेल में कैद है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो जेल में कैद है। इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड कैन मूव फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम। हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, इनिशियली दे आर इन न्यूट्रल स्टेट, ये उदासीन अवस्था में रहते हैं। दुनिया का हर एक एटम ये उदासीन स्टेट में रहेंगे। उदासीन अवस्था माने न्यूट्रल स्टेट में रहने का अर्थ ये है, उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है। प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए अब न्यूट्रल स्टेट का मतलब है, कोई भी हम आइटम को ले लें, न्यूट्रल स्टेट का मतलब है कि इस पर जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए वह न्यूट्रल है। वह चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से ये रहता है, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक अथी में दिख रहे हैं। न्यूट्रल स्टेट, ये न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट माने उदासीन अवस्था। न्यूट्रल स्टेट का मतलब ही हुआ कि वो उदासीन है। उदासीन का मतलब यही हुआ कि जितना प्लस है उसके ऊपर उतना माइनस है। इनिशियली कोई भी एटम्स न्यूट्रल स्टेट में ही रहता है। न्यूट्रल स्टेट में हम देखें प्लस माइनस, और ये भी हम देखें कि ये प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक केंद्रक में न्यूक्लियन में कैद है, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियन में कैद है। इसलिए यह प्लस चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। जब भी मूव करेगा तो वह नेगेटिव चार्ज ही मूव
करेगा, नेगेटिव चार्ज ही मूव करेगा, किसी भी सूरत में प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। हो गया। अब मान लिया कि एक एटम था, न्यूट्रल स्टेट में था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माने एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, बाहर निकल गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज हो गया। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वह एटम एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। और साथ ही दूसरा जो एटम था जिस पर प्लस माइनस बराबर था, जिस पर जो उदासीन स्टेट में था, वह ये जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, ये दूसरा आइटम लेगा, दूसरा आइटम इसको गेन करेगा, ये लॉस किया तो ये गेन करेगा, और ये गेन किया चूंकि माइनस यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए यह नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज हुआ। आज हम इस चीज़ को जाने कि कोई भी एटम क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी एटम क्यों नेगेटिव चार्ज होता है। हम यह जाने कि केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, यानी केवल नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, वह जेल में कैद है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो वह नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। किसी भी आइटम से जब न्यूट्रल स्टेट में था तो उससे जब नेगेटिव चार्ज मूव किया तो इस एक नेगेटिव चार्ज मूव किया, दूसरे आइटम में गया तो वहाँ पर इसमें देखिए कि नेगेटिव चार्ज इधर से निकल गया, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रह गया, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। और जो आइटम इसको ग्रहण किया, गेन किया, वह उसमें पहले से प्लस माइनस बराबर था, एक माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया तो वह नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गया। इसलिए कोई भी आइटम पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई भी आइटम नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जो आइटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, और जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, वह एक नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे बढ़े। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होते रहता है। हम जानते हैं देखिए, कोई भी आदमी हो चाहे एटम हो, वह स्टेबल अवस्था में रहना चाहता है। आदमी जब खड़ा है तो उसकी नाभि धरती से कुछ ऊंचाई पर है, इसलिए वह अनस्टेबल स्टेज में है। थोड़ा सा बैठ गया, जमीन पर बैठ गया तो वह उसकी नाभि जमीन से थोड़ी ऊंची पर है, इन कंपेरिजन टू खड़ा रहने के बजाय, तो थोड़ा सा आराम फील करेगा। वो और लेट गया तो उसकी नाभि जमीन के पास आ गई, धरती के पास आ गई, वह स्टेबल स्टेज में आ गया। स्टेबल स्टेज में आने पर उसको बहुत आराम बुझाता है। उसी तरह कोई भी आइटम, दुनिया का कोई भी आइटम है, वह चाहता है हम स्टेबल स्टेट में रहें। शुरू इनिशियली वह स्टेबल स्टेट में वह नहीं है, स्टेबल स्टेट में नहीं है तो वह प्रतिक्रिया में भाग लेगा, ताकि बाहरी चक्कर में हमको स्टेबल होने के लिए बाहरी चक्कर में हाइड्रोजन के केस में 2, लिथियम के केस में 2, बाकी के केस में 8। इसका मतलब है कि स्टेबल आइटम होने के लिए जरूरी है कि एक शर्त रखा गया, स्टेबिलिटी का एक शर्त रखा गया कि बाहरी चक्र में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन होगा आफ्टर रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद। तो स्टेबल एटम होने के लिए जरूरी है कि बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम। बाकी के बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जितने भी एटम्स हैं उसके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो स्टेबल स्टेट को प्राप्त करेंगे। और हाइड्रोजन और लिथियम के केस में बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो वो स्टेबल स्टेट को प्राप्त करेंगे। कोई भी एटम स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। उसी तरह जिस तरह आदमी जो है लेटने के बाद मैंने स्टेबल फील करता है, आराम फील करता है, उसी तरह एटम भी चाहता है कि हमारे बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ करके। इसी आधार पर 8 हो जाए या 2 हो जाए, वह प्रतिक्रिया करेगा।
एक दूसरे दो एटम को संपर्क में लाएंगे तो एक दूसरे के साथ वह प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा देख लें कि परमाणु संख्या है क्या चीज। परमाणु संख्या है क्या चीज? एटॉमिक परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हो गया। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर हो गया। हम जानते हैं कि केंद्रक न्यूक्लियन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न चक्र में घूमते रहता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है या एक दूसरे के साथ शेयर करता है, एक दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए हम विस्तृत रूप में बोलेंगे तो परमाणु संख्या माने प्रोटॉन की संख्या। ये चूंकि कभी मूव करता नहीं है, ये स्टेबल है, इसलिए हम कहेंगे प्रोटॉन की संख्या। ये एटॉमिक नंबर हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ। या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कब लगे? परमाणु संख्या में, जब एटम न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, यानी जिस समय उसके उस एटम के ऊपर प्लस माइनस सब बराबर है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या चूंकि प्रोटॉन मूव नहीं करता है, एक एटम से दूसरे एटम में, जेल में बंद है, इसलिए पॉजिटिवली रूप में हम कहें तो प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर होती है। बट इन न्यूट्रल स्टेट इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन की परमाणु संख्या के बराबर होगी। अब आते हैं हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में है, केंद्रक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसी दोनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट या मास नंबर बोलेंगे। एटॉमिक वेट या मास नंबर बोलेंगे। हो गया, ठीक है। अब चूंकि हम देखते हैं कि प्रोटॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम में, इसलिए हम इस संख्या को हम पॉजिटिवली रूप से हम एटॉमिक नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो, जिसमें शुरू में न्यूट्रल स्टेट में मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन था और या 6 इलेक्ट्रॉन था, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयरिंग होते रहता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। बट प्रोटॉन आर नॉट मूवेबल, इसलिए हम पॉजिटिव रूप से कहेंगे प्रोटॉन का नंबर ही वास्तव में एटॉमिक नंबर हुआ। ठीक हो गया। अब हम कुछ देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन हुआ, कुछ का आपको हाइड्रोजन हुआ, इसका परमाणु संख्या, परमाणु भार, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया। अब थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है। एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1, और एटॉमिक वेट भी होता है 1। हो गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का होता है 2, ये हुआ 4। लिथियम, लिथियम का हुआ 3 और ये 7। कार्बन का 6 और ये हुआ 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
7, ये हुआ 14, ऑक्सीजन 8, ये हुआ 16, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24, अल्युमिनियम 13, 27, सल्फर 16, 32 हो गया, क्लोरीन 17, 35.5 हो गया। कैल्शियम हो गया 20, 40, कॉपर 29, 63.5, जिंक 30 और ये हो गया 65, आयरन 26, इसको 56 बोल सकते हैं। इसका मतलब यही हम देख रहे हैं कि देखिए 12, अगर ये परमाणु संख्या है, ये 12 प्रोटॉन है तो 24 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, परमाणु भार हुआ। ये इसको अगर हम प्रोटॉन की संख्या माने, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये अकेले जो है ये प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब भी बोलेंगे तो हमको ये चीज़ बोलना होगा कि ये न्यूट्रल स्टेज में, अगर ये न्यूट्रल स्टेज नहीं बोलेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ये इधर से उधर होता है। तो उस समय मतलब अभी था 30 परमाणु संख्या, और जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो मतलब 3 या 4 इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया, ये हो जाएगा 26। तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कहना, एटॉमिक नंबर कहना ये गलत होगा। इसलिए हम लोग बेसिकली प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है। ठीक हो गया। ये इतना कभी कभी परीक्षा में दे देता है कि ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, या कभी कभी परीक्षा में नहीं दिया रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा इसको जो भी है इम्पोर्टेंट है उसको हम याद कर लें। इतना इम्पोर्टेंट आता है, मगर थोड़ा थोड़ा जो मुख्य एटम है उसका याद रखना जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में फिर मैंने अगर वो एकदम नहीं दिया तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ये याद रखना होगा, ताकि याद रखने से आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज हम ये जाने कि कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में रहता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद ही वो स्टेबल स्टेट प्राप्त करता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एटॉमिक नंबर देख लिए, मास नंबर देख लिए, अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माने परमाणु संरचना, किस तरह इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा। हम जानते हैं कि पानी जो है, पहले पानी को अगर बहाइए तो जो पानी गड्ढा है उसको पहले भरेगा और जो ऊंचा है उसको बाद में भरेगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है पहले लो एनर्जी लेवल वाले को भरता है। अब हमने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। दे आर 4 ऑर्बिट बेसिकली। ऑर्बिट तो और भी होता है, लेकिन अभी हम लोग ये 4 ऑर्बिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये ऑर्बिट 4 ऑर्बिट होते हैं। ये कहलाते हैं, पहला ऑर्बिट कहलाया K, A, L, M,
एन, ये 4 ऑर्बिट हुआ। अब जो जितना ऑर्बिट हुआ उसको उतना सब ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट को अगर हम चक्र बोलेंगे तो सब ऑर्बिट कॉल्ड उपचक्र हो गया। अगर पहला ऑर्बिट था के, दूसरा ऑर्बिट था एल, तीसरा ऑर्बिट था एम, चौथा ऑर्बिट था एन, तो पहला ऑर्बिट को, चूंकि ये पहला ऑर्बिट है इसलिए एक ही उपचक्र होगा, दैट इज कॉल्ड एस। दूसरा ऑर्बिट है इसलिए इसको 2 उपचक्र होगा, कॉल एस एन पी। तीसरा ऑर्बिट है इसलिए इसको 3 सब ऑर्बिट होगा, कॉल एस पी डी। चौथा ऑर्बिट है इसलिए इसको 4 उपचक्र होगा, कॉल एस पी डी एफ। हो गया। इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये देखना है कि एस की क्या क्षमता है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब ऑर्बिट की संख्या होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी की होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ का होगा 14 इलेक्ट्रॉन। हो गया। इसका इतना ही हुआ कि जो जितना ऑर्बिट था उसको उतना सब सेल था या सब ऑर्बिट था। के पहला ऑर्बिट था तो इसको 1 उपचक्र होगा, दैट इज कॉल एस। एल दूसरा ऑर्बिट था तो इसको 2 उपचक्र होगा, कॉल एस एन पी। एम तीसरा ऑर्बिट था तो इसको 3 उपचक्र होगा, कॉल एस पी डी। एन चौथा चक्र था, चौथा ऑर्बिट था तो इसको 4 सब सेल हो गया, कॉल एस पी डी एफ। हो गया। एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एफ सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक हो गया। बट किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से जानी जाती है। पहला ऑर्बिट है के इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट एंड keep the value 1² is equal to 2. L is the दूसरा ऑर्बिट and you put the value of n बराबर 2, you get 8. तीसरा है m, यह तीसरा ऑर्बिट, इसलिए 2 गुना 3 का स्क्वायर 18। n है चौथा ऑर्बिट, पुट द वैल्यू ऑफ n 4, 4 गुना 4 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि के ऑर्बिट की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की है, एल ऑर्बिट की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है, एम ऑर्बिट की क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन रखने की है और एन ऑर्बिट की क्षमता 32 इलेक्ट्रॉन रखने की है। लेकिन ये तो केवल क्षमता हुआ, मगर इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जिस तरह पानी जो है पहले गड्ढे को भरता है फिर उससे ज़्यादा से उससे ऊंचा लेवल को भरता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी है पहले लो एनर्जी लेवल को सेल को भरता है। लो एनर्जी लेवल को पहले इसको भरेगा, तब इसको भरेगा, तब इसको भरेगा, तब इसको भरेगा। इसका मतलब है कि के सेल का या के ऑर्बिट का एनर्जी लेवल लो है। एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, इसको कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर लो है इन कंपेरिजन टू एल एम एन। इसके बाद एल का ऊर्जा स्तर लो है इन कंपेरिजन टू एम का ऊर्जा स्तर एन से लो है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन एम को भरेगा तब एन को भरेगा। पहले इलेक्ट्रॉन के सेल को भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एम सेल को भरेगा, बट उसके बाद वह एम सेल को भरेगा, उसके बाद वह एन सेल को भरेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट वी हियर सी दैट के ऑर्बिट कंटेन्स 1 सब सेल कॉल्ड एस सब सेल। इसका मतलब है कि इसको एक सब सेल एस है, इसको 2 सब सेल एस पी है, एंड सो एन। ठीक हो गया। फिर इसी तरह एम को 3 सब सेल है, एन को 4 सब सेल है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास किस रूप से ये होगा। ये तो इतना पता चल गया कि ये इसकी क्षमता ये है, इसकी क्षमता ये है।
बट इलेक्ट्रॉन जो भरेगा इसके, ऐसा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले के माने इसको पहले भर ले तब इसको बाद में भरेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जितना सब सेल है उसका ऊर्जा स्तर को हम देखेंगे। पहले लो ऊर्जा स्तर वाले सब सेल को इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद हाई लेवल ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन हाई ऊर्जा स्तर के सब सेल को भरेगा। ठीक हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग डिपेंड करता है एनर्जी लेवल पर। अब हम देखेंगे कि एनर्जी लेवल किसका लो है किसका हाई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि M में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी वो चौथे चक्र में जाके इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 3 सब सेल हैं, इसमें 4 सब सेल हैं, इसमें 2 सब सेल हैं। किसका एनर्जी लेवल लो है पहले इलेक्ट्रॉन उसी को भरेगा। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि पहले M में 18 इलेक्ट्रॉन भर जाए तब उसके बाद ही इसमें आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये हम ऊर्जा स्तर से हम डिसाइड करेंगे, या ऊर्जा स्तर से डिसाइड होगा कि पहले इसके उपसेल को इलेक्ट्रॉन भरेगा और तब उसके बाद इसके उपसेल को इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये दोनों ठीक है। पहले 2 इसका हो गया टोटल 2, ये हो गया 8। ये दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले एस अति को भरेगा, फिर एल को SP को भरेगा। इसके बाद हम इसमें आएंगे, इसका है 18, इसका है 18। ठीक हो गया। 18 में पहले है SPD, तो S को हो गया 2, P को हो गया 6, D को हो गया 10, हो गया 18। तो अब यह देखना होगा, और इसमें S को हो गया 2, इसमें P को हो गया 6, इसमें D को हो गया 10, इसमें 3 को हो गया 14। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ये हम सीधे भरेगा, पहले इसको भर देगा फिर इस दोनों को भरेगा। मगर इसमें आके वो दिक्कत फील करेगा। पहले SP को भरेगा, SP को भरने के बाद तब फिर देखेंगे, हम कन्फिग्रेशन बनाते हैं, उस आधार पर डिसाइड होगा कि किसका ऊर्जा लेवल हाई है किसका ऊर्जा लेवल लो है। यहाँ पर हम दिए हैं ये पहला चक्र, पहला ऑर्बिट, फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट सब सेल। ये कहलाया 1s, ये कहलाया 2s 2p। इसको इधर कर दें, 45 डिग्री के एंगल पर काटेंगे, 45 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि दूसरा चक्र को 2 चक्र है, तीसरा ऑर्बिट को 3 उप चक्र है, 3 सब सेल है, चौथा ऑर्बिट को 4 सब सेल है। हो गया। ये कहलाया S, ये कहलाया P, ये कहलाया D, ये कहलाया F। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो आएगा पहले इसको भरेगा, तब फिर इसको भरेगा, फिर यहाँ जब खत्म हुआ फिर यहाँ शुरू करेगा, फिर इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, फिर यहाँ जब खत्म हो जाए फिर यहाँ से शुरू करेगा, इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, फिर जब यहाँ भर लेगा तो फिर यहाँ पर यहाँ जाएगा, इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, तब इसको भरेगा, तब इसको भरेगा।
ये यही एनर्जी लेवल का डिसाइडिंग फैक्टर है। इसी आधार पर ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्र को भरेगा। ठीक हो गया। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, पहले भरता 1s² को, ठीक हो गया जी। तब आता है 2, यहाँ आता है, इसके बाद इसमें आएगा 2s² को आएगा, फिर यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 2p6 में जाएगा, फिर जाएगा 3s² में, 3s² बाद कहाँ शुरू होगा, यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ आएगा, ये क्या है p है, 3p6 में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा जी 4s² में जाएगा, फिर इसके बाद क्या जाएगा जी 3d10 में जाएगा, 3d10 के बाद किस में जाएगा जी 4p6 में जाएगा, फिर इसके बाद 4d10, फिर इसके बाद 4f14 हो गया। फोर एस स्क्वायर है। देखिए यहाँ तक तो ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक भी ठीक आया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद देखिए 3h² को पहले इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इसके भरने के बाद 3p6 में गया, 3p6 को भरने के बाद वो देखिए 3p6 को जब वो भरा तब वो 3d10 में नहीं गया, 3d10 में वह नहीं गया, 3p6 को भरने के बाद वो चला आया 4h² में। 4h² में इसलिए आया कि इसका एनर्जी लेवल लो है इन कंपेरिजन टू 3d10। इस पहले पूछेगा सवाल कि ये 4h² को क्यों भरा, 3d10 पहले था, इसको नहीं भर करके वो 4h² को जाके भरा, 2p6 के बाद वो 4h² में आ गया। क्या इसके पहले 3p6 के बाद 3d10 में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3p6 के बाद वो चलाया 4h² में। वह 4h² में इसलिए आया कि इसका एनर्जी लेवल लो है इन कंपेरिजन टू 3d10, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसको भरा तब जाके इसको भरा। ठीक है, ओके। अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन 4h² में क्यों गया, 3d10 में क्यों नहीं गया, क्योंकि 3d10 का एनर्जी लेवल हाई था और 4h² का एनर्जी लेवल लो था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4h² को भरा, उसके बाद वह 3d10 में गया। लेकिन जब ये भरे, ये 3d10 आ जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा, इस पर का इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ 2 8 8 फिर 2 फिर 10 हो गया। 10 के बाद फिर लिखिए 6 10 14, ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हुआ। तो ये पहला सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा सेल हुआ, ये चौथा सेल हुआ, ये फिर तीसरा सेल हुआ। ये जब भरेगा तो ये इसमें आ जाएगा बाहरी चक्र, फिर ये कहलाएगा। ये तीसरा में जो भी आएगा 10 नहीं, अगर 6 आया 10 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा, 10 तक जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। बट इसके भरने के बाद ये बाहरी चक्र यही कहलाएगा, ये बाहरी चक्र कहलाएगा, ये यहाँ चला आएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसका यही विन्यास है। इसके आधार पर हम कितना हो एटॉमिक नंबर हो तो हम इसके आधार पर हम आसानी से हम भर लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब क्यों 4s2 में पहले गया, 3d10 में नहीं जा करके 4h² में क्यों इलेक्ट्रॉन पहले गया, इसका अर्थ तो समझ में आ गया। क्योंकि इसका एनर्जी लेवल लो है, इसका एनर्जी लेवल हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले लो एनर्जी वाले लेवल को फिलअप करता है, इसलिए 4h² में गया। और जब 4h² जब भर गया तब वह 3d10 में गया। ओनली काउ इज द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल लो रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी को भरेगा, उसी सब सेल को भरेगा, उसके बाद वह उसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लिया। हम ये देखें इसका आभार नगण्य होता है। जैसे एक चना ले लें, उसमें छिलका है,
चना का छिलका है, चना के छिलका को अगर छील के हटा दें, ये पार्ट केवल रहेगा। ये चना का छिलका ही एक तरह से बुझिए कि इलेक्ट्रॉन है, और ये अंदर का ये चीज़ है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियन हो गया, और ये छिलका इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि चना के छिलके का कोई भार नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत होता है, लेकिन बहुत नगण्य होता है इन कंपेरिजन टू डेथ। इसलिए किसी भी परमाणु का परमाणु भार मास नंबर डिपेंड करता है इस पर, और ये इसका गिनती केवल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पर होता है। बट ये सिर्फ न्यूट्रल स्टेट के लिए, न्यूट्रल स्टेट में ही इसको हम गिनती करेंगे एटॉमिक नंबर का। अदरवाइज यह एटॉमिक नंबर की गिनती में हम लोग केवल इसी को लेंगे। प्रोटॉन ये न्यूट्रल स्टेट रहे, चाहे रिएक्शन करने के बाद हो, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हम प्रोटॉन नंबर को ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। ठीक है। अब हम देख लिए कि कोई भी एटम से है वह अपने बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। जिस तरह हम जमीन पर लेट गए थे, स्टेबल हो गए थे, उसी तरह कोई भी एटम चाहता है हम स्टेबल स्टेट में रहें। स्टेबल स्टेट के लिए जरूरी है कि उस एटम के बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो वह एटम स्टेबल हो जाएगा। बट हाइड्रोजन और लिथियम के केस में बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह, ये अपवाद है हाइड्रोजन और लिथियम, इस दोनों एटम के बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह स्टेबल स्टेट प्राप्त कर लेगा। ठीक हो गया। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। स्टेबिलिटी जब प्राप्त हो जाएगा तो वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम बताए थे आपको 11, तो 2, 8, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। इसको याद रखें। ये था पहला चक्र, ये दूसरा चक्र, ये तीसरा चक्र, ये चौथा चक्र, ये तीसरा चक्र, ये तीसरा चक्र हो गया। ये समझ में आ गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था जी? सोडियम का 11 था, हम देख लिए थे। सोडियम का कितना था? क्लोरीन का कितना था? 2, 8, 7 हो गया। इसका 11 था, इसका क्लोरीन का 17 था। एटॉमिक नंबर हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो था, ये किसी भी एटम के न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, तो ये सबसे भारी का न्यूट्रॉन ही होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगी, इसलिए n/p इज ग्रेटर देन 1 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो सकती है, या न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक हो गया। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के कंपेरिजन में भारी होता है, भारी कण होता है, इसलिए एटम में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, और उसके बाद सबसे कम वजन वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखेंगे। ये उदासीन स्टेट में था, 11 प्लस था 11, देखिए ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो गया। ये क्लोरीन के बाहरी चक्र में ये था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। अब हम चाह रहे हैं कि इसके भी बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए, इसके भी बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये न्यूट्रल स्टेट का ये चीज है। ये न्यूट्रल स्टेट जब उदासीन स्टेट था, तब उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। ये भी न्यूट्रल स्टेट जब था, तब का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम देखते हैं न्यूट्रल स्टेट प्राप्त करने के लिए, अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके भी बाहरी चक्र में 8 हो जाए, इसके भी बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब ये कैसे ये संभव हो पाएगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब हम इसको मिटा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर था। एक इलेक्ट्रॉन भागा माइनस भागा है, तो इसलिए एक प्लस रह जाएगा, एक प्लस, इसलिए एक प्लस ये हो गया।
अब हम क्लोरीन को देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जब इसमें आ गया, इसका क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगा जी, 288। ये इसके भी बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके भी बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी अस्थायी हो गया, ये भी अस्थायी हो गया। अब ये प्रतिक्रिया में भाग नहीं लगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि स्टेबल स्टेट आने के लिए बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। हाइड्रोजन और लिथियम ये अपवाद है, ठीक हो गया। इसमें भी अब इस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये भी स्टेबल स्टेट प्राप्त कर लिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया, इसमें आ गया। चूंकि प्लस माइनस बराबर था, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस इसमें से निकल गया, ये एक प्लस यहाँ बच गया, हो गया। इसलिए ये सोडियम का आइटम एक प्लस चार्ज से आवेशित हो गया। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। ये पहले एकदम ऐसे था, प्लस माइनस बराबर था, न्यूट्रल स्टेट में सब बराबर था, ये कहीं कुछ अति नहीं था। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसमें बाहर से एक माइनस चार्ज इसमें आ गया, ठीक हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज से आवेशित हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो गया। इस तरह ये भी स्टेबल स्टेज को प्राप्त किया, ये भी स्टेबल स्टेज को प्राप्त किया। इस तरह दुनिया का हर एक एटम है चाहता है कि हमारे बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी चाहता है बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आइदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ये संभव हो पाएगा, या आइदर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये संभव हो पाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह हम देखें कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये स्टेबल स्टेट प्राप्त हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज से हुआ, ये नेगेटिव चार्ज से हुआ। इस तरह जितना भी आइटम है, जितना भी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जितना भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तब इसीलिए जितना भी मेटल है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित रहेंगे। जितना भी नॉन मेटल है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए वह नेगेटिव चार्ज से आवेशित होंगे, ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि सोडियम को 1 प्लस क्यों लिखा गया, क्लोरीन को 1 माइनस क्यों लिखा गया। अब समझ में आ गया। प्लस लिखने का कारण था कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भागा, निकल गया इस स्टेबल स्टेट प्राप्त करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण किया, इसलिए यह स्टेबल स्टेट प्राप्त किया, इसलिए यह नेगेटिव चार्ज से आवेशित हुआ, हो गया। किस तरह इस तरह आइटम जो है ये स्टेबल स्टेट को प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। जितने भी मेटल हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अब तो समझ में आ गया कि क्यों प्लस है, क्यों माइनस है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये क्यों प्लस है, और ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, क्यों उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये समझ में आ गया। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। क्यों ग्रहण किया, क्यों त्यागा, ये तो समझ में आ गई। अब इस आधार पर इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बनाया गया, धातु को पॉजिटिव और नॉन मेटल को नेगेटिव, ठीक हो गया। प्लस माइनस अब समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया कि क्या ऐसा हुआ। अब ऐसा है कि कुछ जो है, कुछ जैसे हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, ये इनर्ट गैस है। ये दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस, इसलिए कि ये प्रतिक्रिया में भाग अक्रिय गैस, इसलिए कि हीलियम के बाहरी चक्र में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस इसलिए है कि चूंकि पहले से ही स्टेबल है, ये प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये प्रतिक्रिया में भाग ये नहीं लेगा। दूसरी चीज है कि मतलब सोडियम था 281 था, और सोडियम, और क्लोरीन था तो 287 था। बाहरी चक्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो जो बचा, दिस इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दीज आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
किसी भी एटम्स के बाहरी चक्र में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही इसकी संयुक्ता कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन की संयुक्ता 7 हो जाएगी क्योंकि इसके बाहरी चक्र में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। संयुक्ता 4 से अधिक नहीं हो सकती है। किसी भी एटम की संयुक्ता 4 से अधिक की संयुक्ता या वैलेंसी 4 से अधिक नहीं हो सकती है। 4 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी भी एटम की संयुक्ता 4 से अधिक नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये इसमें 7 है, तो इसकी हम कहने के लिए जरूर कहते हैं कि किसी भी एटम्स के बाहरी चक्र में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बट इन दिस केस here there are 7 electron in the outermost orbit of chlorine, hence this atoms except the 1 electron lose by sodium, ठीक हो गया। इसलिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो जो इलेक्ट्रॉन बचा दैट इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन, हो गया। बट हीलियम में हम यहाँ देखते हैं बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस और इसकी संयुक्ता शून्य होगी, संयुक्ता शून्य होगी क्योंकि ये प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, इसके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से स्टेबल है, इसलिए इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की दरकार नहीं है। नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, त्याग करेगा, अन्य शेयर करेगा, इसलिए इसकी संयुक्ता शून्य होगी। और दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस। ये प्रतिक्रिया में भाग किसी भी सूरत में नहीं लेगा। हीलियम के बाहरी चक्र में बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टन के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इसकी संयुक्ता शून्य होती है। दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब है ये प्रतिक्रिया में भाग कदापि नहीं लेगा। बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सबके बाहरी चक्र में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया में भाग लेता है, इस आधार पर वह स्टेबल स्टेज को प्राप्त करता है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर दूसरे दिन हम केमिस्ट्री क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू।